नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। हरियाणा के निकाय चुनाव संपन्न हुए। 10 में से 9 सीटों पर भाजपा को विजय प्राप्त हुई और एक जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। नतीजे वही थे जिसकी उम्मीद थी। कांग्रेस के हिस्से एक और हार आई। कांग्रेस का आला कमान समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर चुनाव जीते कैसे जाते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार हुई क्यों, और सेकंड सेगमेंट में समझेंगे आखिर कांग्रेस क्या कभी कोई चुनाव जीत पाएगी। चलिए करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैं हार्श हो रहा हूं, लेकिन हार्श होना भी बनता है। मतलब हरियाणा का चुनाव, अगर हरियाणा का पिछला एक साल देखें तो वहां पर वह सभी माहौल थे जिससे कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है। मतलब जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ हर एक मुद्दे पर एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद भी अगर उस मुद्दों को आप भुना नहीं पाते और अपनी सरकार नहीं बना पाते तो फिर आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उन नतीजों में 5 सीटों पर भाजपा को विजय प्राप्त हुई और 5 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस को लोकसभा में 99 सीटें प्राप्त हुई थी। मतलब वह लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा प्राप्त करने से चूक गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस 99 सीटों को ऐसे दिखाया कि भैया हमारी तो यहां विजय हो गई है। और शायद वह खुशफहमी उनको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ी। यह मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा। हरियाणा विधानसभा को लेकर हर कोई यह कह रहा था कि कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी। कांग्रेस के लिए हर एक माहौल वहां तैयार था। मतलब हरियाणा के वो सभी सेंटिमेंटल मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे। किसान, पहलवान, महंगाई, सैनिक, यह सभी योजनाएं भाजपा के खिलाफ वहां पर थीं और यह सभी सेंटीमेंट कांग्रेस के पक्ष में थे। जीता चुनाव कांग्रेस हार जाती है। हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र भी हारती है। उसके बाद झारखंड में अगर हेमंत सोरेन ना होते तो वहां भी हाथ इनकी खराब ही थी और जम्मू कश्मीर की भी स्थिति वही थी। दिल्ली में तो ना खोने के लिए कुछ था ना पाने के लिए कुछ था। हरियाणा में हार के कारण क्या थे, पहले इसको समझ लीजिए। आप यह समझिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को खत्म हुए लगभग 5 महीने होने वाले हैं। अभी तक कांग्रेस का विपक्षी दल का नेता कौन होगा यह डिसाइड नहीं किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी लॉबी बनाकर यहां बैठे हुए हैं। 37 विधायकों में से 3-4 को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी का वह क्लेम करते हैं कि यह मेरे पाले के हैं। अभी भी वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और हरदीप सुरजेवाला, इनके बीच के क्लैश ही नहीं खत्म हो रहे हैं। हर कोई अपनी गोटी सेट करने का प्रयास कर रहा है। कमेटी बनाई जाएगी कांग्रेस साइड से, पर कब बनेगी कमेटी इसके विषय में कोई नहीं जानता। किसके ऊपर जवाबदेही तय होगी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। जब निकाय चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से ही भाजपा बूथ मैनेजमेंट करने में लग गई, लेकिन कांग्रेस की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। मतलब दो ऐसी सीटें जो कि हाई प्रोफाइल सीटें हैं अगर हम कांग्रेस की बात करें, एक है रोहतक की सीट जो कि होम ग्राउंड है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वहां पर हार मिली। उसके अलावा जुलाना, जहां से विनेश फोगाट जीत के आई हैं इस बार। विनेश फोगाट का माहौल पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने बनाया था कि हमारी बेटी है। 3000 वोटों से उनको जीत वहां पर मिली थी। उस सीट पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मतलब कांग्रेस ग्राउंड लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रही है और काम नहीं कर पा रही है। आला कमान अभी भी हरियाणा की लीडरशिप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लीडरशिप में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हार हुई तो सारी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती है। उसके लिए उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जितने भी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनके दबाव में आलाकमान आता दिखाई देता है और हरियाणा इनके हाथ से जा चुका है। केंद्र गया, राज्य गया और अब पंचायत और नगर निगम भी इनके हाथ से जा चुके हैं। मतलब थर्ड ईयर भी इनके हाथ से जा चुका है। तो कब आपको जीत प्राप्त हुई, कब आप सोचेंगे? आप यहां पर देखिए कि आम आदमी पार्टी, उसको अभी विधानसभा में हार मिली है, लेकिन जिस तरीके से वह एक्टिव विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, आप रोज देखेंगे आतिशी मारलेना प्रतिदिन भाजपा की सरकार को घेरते मिलेंगी।
जो भाजपा ने वहां पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था कि 8 मार्च को खातों में पैसे आ जाएंगे, अभी तक उसके विषय में कोई बात नहीं हुई है और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आम आदमी पार्टी एक एक्टिव विपक्ष के फॉर्म पे वहां पर भाजपा को घेरते हमको दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी की राजनीति से ही अगर आप सबक लेते तो हरियाणा में भाजपा की सरकार को घेरने के बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले थे, लेकिन आपने हथियार डाले क्योंकि आपको अपना राजनीतिक माहौल वहां बनाना है कि मैं यहां का सबसे बड़ा नेता हूं। हर तरफ वहां पर गुट बने हुए हैं और यह गुट प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस कितनी जल्दी हरियाणा में खत्म हो जाए। आला कमान का वहां पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। आप विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार हारते हैं, उसके बाद अगर अभी तक आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है कि आपको खांसी है, लेकिन बीमारी आपको टीबी की हो चुकी है और अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे और फिर मृत्यु ही होने वाली है। वही हाल यहां पर कांग्रेस की चल रही है। हरियाणा को लेकर कोई भी विजन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो दो मुद्दे थे, लेकिन भाजपा के पक्ष में यहां पर बातें गई हैं। पहला तो यह है कि नायब सिंह सैनी का चेहरा, एक ऐसे हम्बल व्यक्ति जो जनता के बीच में जाते हैं, सुलभ रहते हैं, हर व्यक्ति उनसे आकर मिल सकता है। निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाई थी। बूथ मैनेजमेंट करवाया गया था। आप यह समझिए कि विनम्र हैं, लोगों से बात करने को लेकर कभी हिचकिचाते नहीं है, सबके लिए काम करते हैं। यहां तक कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों को विजय प्राप्त हुई है, अगर वहां पर कोई काम होता है तो वह कांग्रेस के विधायकों को भी मंच पर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में कैसे काम किया जाए। तो विरोधी भी उनकी प्रेजिंग करते वहां पर आपको दिखाई देंगे। नायब सिंह सैनी की हर कोई यहां पर बड़ाई करता है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी स्वयं उनको भाजपा के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक मानते हैं। तो आप समझिए, आपका मुकाबला एक ऐसे नेता के साथ होने वाला है। भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, यह पूरे तरीके से बूथ मैनेजमेंट है। मतलब गांव गांव जाकर लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और उसके बाद उनको वोट में कन्वर्ट करना, यह भाजपा का बूथ मैनेजमेंट बताता है। कांग्रेस यहां पर कहां है? बूथ तक उनके नेता जाते नहीं, एसी एक कमरा छोड़कर वो निकलते नहीं। ऐसे में अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि 99 सीट जो आपको मिली हुई थी लोकसभा में वह आपकी विक्ट्री है, शायद यहीं से आपके हार की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अगर हम कांग्रेस के विषय में देखें तो कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी लगातार गोल पोस्ट बदलते हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो राहुल गांधी की पिछले 2 साल की राजनीति में लगातार बिखराव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर नेता ही अपने पॉलिसीज या कहें जिस विजन को लेकर वो चल रहा है, अगर उस विजन को लेकर वह केंद्रित नहीं है तो फिर राजनीति कहां होगी, उसका कैडर उसको कैसे फॉलो करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी कि भैया मैं मोहब्बत की राजनीति करता हूं। यह मोहब्बत की राजनीति आगे चलते चलते पहुंच गई कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी तक उठ नहीं पाया था कि आपने कह दिया कि ईवीएम टेम्परिंग होती है, भाजपा सरकार ईवीएम टेम्परिंग करके चुनाव जीतती है। फिर एक बार और गोल पोस्ट बदला, अब आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। मतलब आपका जो राजनीतिक टूल है या जो राजनीतिक विजन है वही क्लियर नहीं है, तो ऐसे में आपका जो कैडर है वह कैसे आपकी बातों को जनता तक लेकर जाएगा? पहले आप तो क्लियर होइए। आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको राजनीति किस तरीके से करनी है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो कि डीएमके के नेता हैं, उनकी सरकार इस समय तमिलनाडु में चल रही है और कांग्रेस वहां पर जूनियर पार्टनर है। हिंदी के मुद्दे को लेकर अभी भी कांग्रेस कुछ भी नहीं कह पाई है कि यहां पर स्टैंड उनका क्या है, इसके विषय में जनता को नहीं पता और ना राहुल गांधी यहां पर कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि आप यह समझिए कि कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक आते हैं उत्तर भारत से और एक आते हैं दक्षिण भारत से। ऐसे में आपकी राजनीति का मुख्य एजेंडा क्या है, इसके विषय में आप जनता को कब बताएंगे? केरल में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस के अंदर समस्याएं शुरू हो गई हैं। मतलब केसी वेणुगोपाल प्रयास कर रहे हैं कि वह केरल की पूरी लीडरशिप अपने हाथ में रख ले। शशि थरूर को वहां पर साइडलाइन किया जा चुका है।
और आप सोचिए, सरकार बाद में बनती है, मुख्यमंत्री का झगड़ा पहले शुरू होता है। आप कर्नाटक याद करिए, वहां पर यही दिक्कतें थी। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के बीच में टकराव चल रहे थे, आज भी टकराव चल रहे हैं। इस साल के अंत तक कर्नाटक की सरकार बदल जाएगी, इसको लेकर भी किसी को दिक्कतें नहीं, मतलब कोई संशय में नहीं है इस समय। केरल में चुनाव अभी हुए नहीं है और मुख्यमंत्री पद का झगड़ा अभी से चल रहा है। हरियाणा में रिजल्ट नहीं आया था, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर आप लगातार 4 दिन वेट कर रहे थे और पता चलता है आप चुनाव ही हार जाते हैं। मतलब एक नेता दूसरे नेता के वोट को काटने का लगातार प्रयास करता है, ऐसे में आप चुनाव कभी जीत नहीं सकते। तो हरियाणा के निकाय चुनाव में हार, यह बहुत आम सी हार है। कांग्रेस को ऐसे हार की आदत पड़ चुकी है। भाजपा डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे पर जीतती जा रही है और आपके पास उनके नैरेटिव काउंटर करने का कोई भी सही मुद्दा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा फेल हुआ तो आपने वोट लिस्ट का मुद्दा यहां पर उठा लिया, जबकि वह मुद्दा भी आने वाले समय में नहीं चलने वाला है। आपके पास मुद्दे हैं लेकिन मुद्दों का अभाव है। मतलब ये ऐसी ऐसी राजनीति ना, क्या कहा जाए कि ढेर सारे मुद्दे हैं फिर भी आप मुद्दा विहीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप का विजन ही क्लियर नहीं है। बहुत हार्श वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर सही विपक्ष के तौर पर काम करना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, बूथ बूथ घूमना पड़ेगा। एसी में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आप सबक लीजिए भाजपा से कि दिल्ली में जहां पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति को हरा पाना लगभग असंभव था, वहां पर भी भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के उस चमत्कारी चेहरे को हरा दिया और आप हरियाणा में यह काम नहीं कर पाए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।